दोस्तों, इस फिल्म के भाग एक में आपने देखा था कि आत्मशक्ति खत्म हो जाने की वजह से एक नौजवान शाओयान को उसकी मंगेतर ने जलील करके सगाई तोड़ दी थी। इसलिए खुद को ताकतवर बनाने वो अपने गुरु के साथ जंगल में अभ्यास करने गया और वहां से शक्ति पाकर उसने अपनी माँ के एक हत्यारे को मार भी डाला। पर अपनी माँ की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता का पता लगाकर उसे मारने और सगाई तोड़ने वाली लड़की को हराने के लिए उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए अपने गुरु के कहने पर वो सहारा के रहस्यमय रेगिस्तान में अग्निकमल ढूंढने निकलता है। आप में से जिसने फिल्म का पहला भाग नहीं देखा है वो जरूर देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस फिल्म का दूसरा भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस भाग के शुरुआत में मोली को जख्मी हालत में दिखाया जाता है। भाग एक में शाओयान ने उसे मारकर खाई में फेंक दिया था, पर मोली मरा नहीं था। इसलिए यूनलान संप्रदाय का पूर्व अध्यक्ष डोडा अपने एक शागिर्द के साथ मर रहे मोली के पास पहुंचकर अपनी काली शक्तियों से उसके घाव ठीक करके उसका कटा हुआ हाथ वापस जोड़ देता है। ठीक होने के बाद मोली डोडा से कहता है, मैं शाओयान को मारकर उससे अपने पिता की मौत का बदला लेने जा रहा हूँ। इस पर डोडा कहता है, तुम्हें शाओयान पर नजर रखनी है और जरूरत पड़े तो उसकी मदद भी करना। उसको मारना जरूर है, पर जब तक मेरा आदेश ना मिले तब तक ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी एक अलग ही योजना है। अगले सीन में रेगिस्तान में भटक रहे शाओयान को दिखाया जाता है, जो अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए अग्निकमल की खोज करते करते थक चुका था। उसका गुरु कहता है, हमें रेगिस्तानी शहर चलना चाहिए, शायद वहाँ कुछ पता चल पाए। वैसे भी उस शहर की सुरक्षा तुम्हारे दोनों बड़े भाई संभाल रहे हैं। इसी बीच उन्हें वहाँ इंसानी गुलामों का पीछा करते सर्प जनजाति के लोग दिखाई देते हैं। उन गुलामों को बचाने के लिए शाओयान सर्प जनजाति के लोगों से लड़ने लगता है और उन लोगों पर ताबड़तोड़ प्रहार करता है। अपनी कुशल तलवारबाजी से वो उन लोगों को पस्त कर देता है, पर तभी वहाँ रेतीला तूफान आ जाता है। शाओयान अपनी तलवार नीचे धंसाकर उसके सहारे खुद को और उन गुलामों को उड़ने से बचाने की कोशिश करता है। तूफान के गुजर जाने पर सभी गुलाम तो मर जाते हैं, पर एक की हालत काफी गंभीर होती है। उसे बचाने के लिए गुरु की सलाह पर शाओयान उसे लेकर रेगिस्तानी शहर की ओर निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर वो उसे एक चिकित्सक के हवाले कर देता है तथा खुद वहां की एक दुकान पर पानी खरीदने जाता है। वो दुकानदार शाओयान को बाहरी जानकर लूटने की कोशिश करता है, जिससे शाओयान और उसके बीच विवाद शुरू हो जाता है। पर तब तक उस शहर की सुरक्षा का जिम्मा देख रहे उसके दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। शाओयान को वहां देखकर दोनों भाई चौंक जाते हैं और उसे अपने साथ तंबू में ले जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओयान बताता है कि मेरी आत्मशक्ति वापस आ गई है और मैं निनी से बदला लेने के लिए अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ रेगिस्तान में अग्निकमल खोजने आया हूँ। उसके भाई बताते हैं कि अग्निकमल सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। सदियों से सर्प जनजातियों और इंसानों के बीच लड़ाइयाँ होती आई हैं, जो आज भी जारी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अग्निकमल की शक्ति को कंट्रोल कर पाएगा वो सर्प जनजाति के लोगों पर राज कर सकता है। अब तक सर्प जनजाति के बहुत से लोगों ने उस अग्निकमल को खोजने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। सर्प जनजाति के लोगों का मानना है, जो भी अग्निकमल को ढूंढकर उसकी शक्ति को धारण कर पाएगा वही सर्प जनजाति के लोगों को एकजुट करके उन्हें उनका मान सम्मान वापस दिलाएगा और इंसानों से उनकी रक्षा करेगा। इसलिए वर्तमान में सर्प जनजाति की राजकुमारी कैलिन अपने लोगों को एकजुट करके उस अग्निकमल को ढूंढने में लगी हुई है, ताकि वो अपनी आत्मशक्ति बढ़ाकर इंसानों से बदला ले सके। और इस शहर में आए दिन सर्प कुल के लोग इंसानों का अपहरण करते रहते हैं और इंसान सर्प कुल के लोगों का। हम इंसान सर्प कुल के लोगों से अपनी गुलामी करवाते हैं, जैसे हमारी ये एक सर्प गुलाम हिसी है। ये सब सुनकर शाओयान कहता है, मेरी आत्मशक्ति अब ठीक हो चुकी है, इसलिए मैं हर हाल में वो अग्निकमल ढूंढना चाहता हूँ। इस पर उसका भाई उसे समझाता है कि तुम यहाँ के लफड़ों में मत फंसो और घर जाओ। माँ ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी और तुम ऐसी चीजों के चक्कर में खुद को खतरे में डाल रहे हो। पर जब शाओयान घर वापस लौटने से मना कर देता है और अग्निकमल खोजने की जिद करता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके दोनों भाई उसे टेंट के अंदर ही कैद करवा देते हैं, ताकि वो वहां से भाग न सके। रात में सर्पदासी शाओयान से कहती है कि मालिक ने आदेश दिया है कि आपको कपड़े और तलवार न दिए जाएं। शाओयान उससे कहता है कि अगर तुम चुपके से मेरी तलवार और नक्शा ले आओगी तो तुम मेरे साथ यहाँ से भागकर आजाद हो सकती हो। दूसरी ओर जिस गुलाम को शाओयान ने चिकित्सक के पास इलाज के लिए छोड़ा था, उसे होश आ जाता है और वो चिकित्सक को मार डालता है। दरअसल वो गुलाम कोई और नहीं, मोली ही था, जो गुलाम का वेश बनाकर डोडा के कहने पर शाओयान पर नजर रखने आया था, ताकि मौका पाकर शाओयान को मारकर उससे अपनी बाप वुल्फ कोरहेड की हत्या का बदला ले सके। इधर सर्पदासी हिसी चुपके से शाओयान की तलवार लाकर उसे दे देती है। गुलाम बना मोली भी शाओयान के टेंट में आ जाता है और शाओयान से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं अब हमेशा तुम्हारी गुलामी करूंगा।
शाव्यान उसकी असलियत नहीं जान पाता कि ये मोली ही है और उसे मारने आया है। वो शाव्यान को अपना नकली नाम लुओ बताता है। तो अब तीनों वहां से भागने के लिए टेंट से बाहर निकलते हैं, लेकिन सैनिकों को ये बात पता लग जाती है और वो इन तीनों को घेर लेते हैं। इस दौरान वहां के सुरक्षा प्रमुख शाव्यान के दोनों भाई भी आ जाते हैं और शाव्यान से कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर जाने से मना किया था, पर तुम खुद तो भाग ही रहे हो, इस गुलाम सर्प कुल की लड़की को भी ले जा रहे हो। अब इससे पहले कि वहां के सैनिक उन तीनों को पकड़ पाते, हिस्सी रेगिस्तान में रहने वाले एक सर्पीले जीव का आवाहन करती है। सर्प कुल की होने की वजह से वो रेंगने वाले जीवों से बात कर सकती थी। तो हिशी के आवाहन पर वो रेगिस्तानी जीव धरती के ऊपर आ जाता है और फिर तीनों उस पर बैठकर वहां से भाग निकलते हैं और सैनिकों के हाथ नहीं लगते। वहां से दूर जाकर तीनों रेगिस्तान में एक जगह रुककर वहीं डेरा डालकर सो जाते हैं। रात में शाव्यान को सोता देखकर गुलाम बना मोली उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, पर डोडा अपनी शक्ति से उसके चाकू का वार रोक देता है और वहां प्रकट होकर मोली से कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें सिर्फ इस पर नजर रखना है और जब तक मेरा आदेश न हो तब तक इसकी जान नहीं लेना है। मोली कहता है, आखिर तुम इसको अभी क्यों नहीं मारने दे रहे हो? इस पर डोडा कहता है, मेरी एक योजना है पर वो तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा बाप मेरी इस योजना का हिस्सा था, एक दिन तुम्हें भी मेरी योजना समझ में आ जाएगी, पर तब तक मेरी चेतावनी याद रखना। इसके बाद डोडा वहां से गायब हो जाता है। सुबह होने पर शाव्यान को हिसी वहां कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो बहरूपीय मोली के साथ सर्प कुल की उस लड़की हिसी को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाने पर उन लोगों को हिसी कई गुलामों के बीच एक बाड़े में बंधी हुई दिखती है। उसका किडनैप सुली नाम के एक तस्कर ने किया था। वो सर्प कुल के लोगों को किडनैप करके उन्हें गुलाम के तौर पर इंसानों को बेचा करता था। शाव्यान सुली से हिसी को छोड़ने को कहता है, पर सुली कहता है, ये सुरक्षा प्रमुख की सेवा से भागी हुई सर्प कुल की गुलाम है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। शाव्यान हिसी को छोड़ने के बदले उसे एक कीमती पर्पल क्रिस्टल का टुकड़ा देता है, जिससे सुली हिसी को शाव्यान के हवाले कर देता है। तो अब शाव्यान हिसी से कहता है, मैंने अपने वादे के अनुसार तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम गुलाम नहीं हो। इसके बाद रात में शाव्यान उन दोनों के साथ रेगिस्तानी जीव पर सवार होकर अपने नक्शे के आधार पर उस पवित्र मंदिर के तलाश में निकलता है, जिसके अंदर अग्निकमल छिपा होता है। पर हिसी बताती है, वो रहस्यमय मंदिर 3 साल में सिर्फ एक बार एक विशेष समय पर ही प्रकट होता है, जब आसमान के तारों के समूह की आकृति सर्पाकार हो जाती है। इत्तेफाक से आज रात वो विशेष समय है। तभी उन्हें रेगिस्तान की जमीन के नीचे से कछुए के आकृति वाला वो मंदिर बाहर आता दिखाई देता है। शाव्यान जल्दी से दोनों को साथ लेकर अपने पर्पल पंख की सहायता से उड़कर उस मंदिर के ऊपरी भाग पर पहुंच जाता है। फिर उस रहस्यमय मंदिर का दरवाजा खोलकर तीनों अंदर जाते हैं। वहां की दीवारों पर सर्प जनजाति के इतिहास के भित्ति चित्र उकेरे हुए होते हैं और मंदिर के बीचों बीच शक्ति बढ़ाने वाला वो अग्निकमल भी रखा हुआ होता है। इससे पहले कि वो लोग उस अग्निकमल की ओर बढ़ते, रेगिस्तानी शहर का प्रमुख व्यापारी सामंत सिब्बू वहां आ जाता है, जिससे वो तीनों दीवार के पास छिप जाते हैं। अब जैसे ही सिब्बू उस अग्निकमल को लेने आगे बढ़ता है, सर्प कुल की राजकुमारी कायलिन भी वहां पहुंच जाती हैं। वो सिब्बू से कहती हैं, ये अग्निलो कमल सर्प कुल की अमानत है, तुम इसे नहीं ले सकते। पर सिब्बू कहता है, इसके इस्तेमाल से मैं इंसानों को शक्तिशाली बनाने वाली गोलियां बनाऊंगा। कायलिन कहती है, तुम्हारे गलत इरादे मैं जानती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं होगा। इस बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कायलिन अपनी शक्ति से उसे गोल गोल घुमाकर उसके पिछवाड़े के कपड़े जला देती है और लात मारकर उछाल फेंकती है। इसके बाद अग्निलो लेकर वहां से जाते वक्त वो शाव्यान से कहती है कि तुमने मेरे कुल की एक लड़की को बचाया, इसलिए तुम लोगों को मैं जिंदा छोड़ रही हूँ। इसके बाद मंदिर फिर से नीचे धंसने लगता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर सिब्बू उसकी जान बचाने के लिए उन तीनों को धन्यवाद देते हुए कहता है कि कायलिन ने मेरे साथ जो किया वो किसी को मत बताना, क्योंकि मैं पूरे रेगिस्तानी शहर का सबसे प्रतिष्ठित सामंत और व्यापारी हूँ और मैं कायलिन से इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में शाव्यान हिसी से कहता है, तुम्हारी राजकुमारी उस अग्निलो कमल से अपनी शक्ति बढ़ाकर इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगी। इंसानों और सर्प कुल के बीच इस महायुद्ध से हर जगह अशांति और अराजकता फैल जाएगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके उस अग्निकमल की शक्ति को कायलिन के शरीर में समाहित होने से पहले ही हासिल करना होगा। इसके बाद वो लोग वहां से सर्प कुल के पवित्र शहर जाते हैं और मुंह ढककर भूमिगत बने उस शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर रेगिस्तानी शहर में सिब्बू कायलिन से अपना व्यक्तिगत बदला लेने के लिए राजनीतिक चाल चलते हुए रेगिस्तानी शहर के सभी व्यापारियों, तस्करों, सामंतों और सुरक्षा प्रमुखों की एक सभा बुलाता है और सबसे कहता है कि कायलिन के नेतृत्व में सर्प कुल के लोग आए दिन हमारे लोगों से टकराते और लूटपाट करते हैं, इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर सर्प कुल के लोगों और
कायलिन के खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा और फिर उन्हें हराकर तुम लोग उनकी बीवी बच्चियों को गुलाम बनाकर उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो और कायलिन को मेरे हवाले कर देना। दरअसल सिब्बू कायलिन से अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को पूरे सर्पकुल और इंसानी समाज की लड़ाई बनाकर कायलिन को सबक सिखाना चाहता था, पर वहां मौजूद लोग उसकी इस बात से अनजान थे। उस मीटिंग में मौजूद शहर के सुरक्षा प्रमुख शाव्यान के दोनों भाई सिब्बू से कहते हैं, दोनों ओर से थोड़ी बहुत लूटपाट और किडनैपिंग होती रहती है, पर शहर के अंदर हमारे सैनिकों की सुरक्षा काफी कड़ी है, इसलिए इतनी सी बात के लिए पूरे सर्पकुल से इंसानों का युद्ध लड़ना सही नहीं। पर सिब्बू तो कायलिन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, इसलिए वो कहता है हमें हर हाल में उन पर हमला करके उन्हें मिटाना ही होगा, तभी हमारे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। शाव्यान के दोनों भाई इस खूनी लड़ाई के पक्ष में नहीं होते जिससे कि लाखों निर्दोषों की जान जाती, लेकिन मीटिंग में मौजूद सुली उनसे कहता है, तुम्हारे भाई ने एक सर्प लड़की को छुड़ाया था, कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसलिए ही सर्पकुल के लोगों से लड़ने के लिए सेना भेजने से मना कर रहे हो? खुद पर बेबुनियाद इल्जाम लगता देखकर आखिरकार दोनों भाई इस लड़ाई में अपनी सेना शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर सर्प प्रजाति के पवित्र शहर में कायलिन अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहती है, मैंने हमारा अग्निकमल हासिल कर लिया है और जल्दी ही इसकी शक्ति को आत्मसात करके मैं अपनी शक्ति बढ़ा लूंगी, फिर हमें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं और हम अपने सर्प कुल का सम्मान और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करेंगे। सर्प कुल के लोगों के भीड़ के बीच वो तीनों भी छुपकर ये बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद सर्प राजकुमारी अपने लोगों से बताती है कि अब मैं इस अग्निकमल को आत्मसात करने के लिए एकांत में अभ्यास करने जा रही हूँ। ये सुनकर वो तीनों अंदर जाकर कायलिन को अग्निकमल आत्मसात करने से रोकने की योजना बनाते हैं। इधर अंदर कायलिन अग्निकमल की शक्ति आत्मसात करने का अभ्यास शुरू कर देती है, फिर वो पानी के अंदर जाकर उस शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश करती है। तब तक वो तीनों भी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन कायलिन वो अग्निकमल की शक्ति अवशोषित नहीं कर पाती और उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा होता। शाव्यान गुरु से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु बताता है कि ये रहस्यमयी अग्नि शक्ति अपना मालिक खुद चुनती है और जिसे ये चुनती है सिर्फ वही इसकी शक्ति आत्मसात कर पाएगा। अग्निलो ने कायलिन को अपना मालिक नहीं चुना, इसलिए वो इसकी शक्ति को झेल नहीं पा रही। अब गुरु कहता है अपने कपड़े उतारकर अंदर जाओ। शाव्यान पानी में कायलिन के पास जाता है और उसके मुंह से अग्निकमल अपने अंदर ले लेता है, जिससे उस अग्निकमल की शक्ति शाव्यान के शरीर में अवशोषित होने लगती है। कायलिन कहती है, इसका मतलब ये है कि इस अग्निकमल ने तुम्हें अपना मालिक चुना है, पर यह कैसे हो सकता है, तुम तो एक इंसान हो। वहां से दूर डोडा अपने जादुई शीशे में ये घटना देख रहा होता है। तभी उसके पास यूनलान संप्रदाय की लेडी मास्टर आती है और कहती है, सिबू ने मदद मांगी है, उसने हमें रेगिस्तान शहर में उसकी तरफ से लड़ने के लिए बुलाया है। डोडा कहता है तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा व्यापारी सामंत है और हमारे लिए आत्मशक्ति बढ़ाने की गोलियां भेजा करता है। इधर सिबू के राजनीति में फंसकर शाव्यान के भाइयों के सैनिक और कई अन्य लड़ाके तथा तस्कर रेगिस्तान में इकट्ठा हो रहे होते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही सर्पकुल के लोग और सैनिक भी इकट्ठा होने लगते हैं, पर तभी राजकुमारी कायलिन बाहर आ जाती हैं और अपने लोगों से कहती हैं, अग्निकमल ने मुझे नहीं एक इंसान शाव्यान को अपना मालिक चुना है, इसलिए मैं लौकिक शक्ति आत्मसात नहीं कर पाई। इस पर उसके लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं, हमारी लड़ाई तो इंसानों के खिलाफ है और अगर एक इंसान को इस अग्निकमल की शक्ति मिल गई तो ये तो हमारे लिए खतरा है। पर कायलिन उन्हें शांत करती है और शाव्यान से कहती है, तुमने ये शक्ति धारण की है, इसलिए सर्प जनजाति की हिफाजत करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाव्यान इसके लिए तैयार हो जाता है तथा वो और मोली सर्प कुल की सेना की किस टुकड़ी को कहां तैनात होना है इसकी रणनीति बनाते हैं और सर्प कुल की सेना को निर्देश देते हैं। शाव्यान कहता है कि मेरी कोशिश रहेगी कि ये युद्ध न होने पाए। वो सेना से ये भी कहता है कि मैं लोबू को सेनापति बनाता हूँ, आपको इसके निर्देश पर ही हमले करने होंगे। अब लोबू बना मोली खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि ये युद्ध हर हाल में हो ताकि इसी बहाने शाव्यान मारा जाए। दूसरी ओर सिब्बू यूनलान की लेडी मास्टर के साथ इंसानी सेना के पास पहुंच जाता है। अब दोनों ओर की सेनाएं रेगिस्तान में इकट्ठा हो जाती हैं। शाव्यान लड़ाई से पहले इंसानी सेना से बात करने जाता है। इंसानी सेना की ओर से बात करने के लिए सिब्बू आता है और वो शाव्यान को पहचान लेता है और कहता है, तुम सर्प कुल के लोगों के बीच क्या कर रहे हो, तुम हम इंसानों के साथ आ जाओ। मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि मैं कायलिन को सबक जरूर सिखाऊंगा। शाव्यान कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई ना हो क्योंकि ये लड़ाई बेवजह हो रही है और इसमें लाखों लोग बेवजह मारे जाएंगे। इस पर सिबू इशारे करके लेडी मास्टर को हमला करने को कहता है, पर वो शाव्यान को पहचान कर रुक जाती है। सिबू उससे पूछता है कि तुमने हमला क्यों नहीं किया, तो वो कहती है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। इधर सिबू के दोनों भाई शाव्यान को समझाने जाते
जाते हैं। शाओयान कहता है कि मैं यहाँ युद्ध रुकवाने के लिए आया हूँ, ना कि लड़ने, क्योंकि सर्प कुल के लोग भी शांति और सम्मान से जीवन जीना चाहते हैं। ये देखकर मोली को लगता है कि अगर समझौता हो गया तो उसकी शाओयान को मारने की योजना बेकार जाएगी। सर्प सेना की कमान शाओयान ने उसे सौंप दी थी, इसलिए वो जानबूझकर अपनी सेना से झूठ बोलता है कि इंसानों ने आक्रमण कर दिया है, और वो सर्प सेना को आदेश देकर युद्ध की शुरुआत करा देता है। हिस्सी उसे कहती है कि शाओयान अभी शांति समझौता कर रहा है, तो तुम युद्ध क्यों शुरू कर रहे हो? तो वो झूठ बोलता है कि अगर हमने हमला नहीं किया तो वो हम पर कर देंगे। सर्प सेना की ओर से हो रहे हमलों से बचने के लिए शाओयान का भाई अपने और अपने दोनों भाइयों पर सुरक्षा कवच बना देता है, पर इस दौरान सिबू भी इंसानी सेना को हमले का आदेश दे देता है। दोनों ओर से लड़ाई रोकने के लिए शाओयान अपनी शक्ति से बीच में अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो ये देखकर सिबू अपनी शक्ति से वो अवरोध तोड़ने लगता है ताकि ये लड़ाई आगे बढ़ सके, पर शाओयान अपनी शक्ति से उसे दूर ढकेल देता है। उधर मोली जानबूझकर सैनिकों से हमले तेज करवा रहा होता है ताकि लड़ाई बढ़े और शाओयान मारा जाए। उन हमलों से सबको बचाने लेडी मास्टर अपनी शक्ति का एक बाउंडर बनाकर उनकी ओर फेंके गए हथियारों को उसमें फंसाकर रोक देती है और वहां एक भयंकर रेगिस्तानी बाउंडर उत्पन्न करते हैं, जिससे शाओयान और उसके भाई जमीन के नीचे बने सर्प लोगों के एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं। सिब्बू लेडी से कहता है तुमने शाओयान को मारा क्यों नहीं? तो वो उल्टा सिब्बू को ही धमकाकर वहां से चली जाती है। इधर दोनों सेनाओं में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों ओर से लोग एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। अपना प्लान फेल होते देखकर हार के डर से सिबू एक आकर्षण गोली से रेगिस्तान के सबसे विशाल जीव को धरती के बाहर बुला लेता है और सुली से कहता है ये सबसे शक्तिशाली जानवर है, मेरी गोली के असर से मदमस्त होकर ये सर्प कुल के लोगों और सेना सहित उनके शहर को भी रौंद डालेगा। तो अब उस रेतीले जीव की लगाम थामकर सुली लड़ रहे सर्प कुल के लोगों की ओर बढ़ता है। रेत के नीचे के तहखाने में फंसे तीनों भाई ये देखकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और वो जगह भूल भुलैया की तरह होती है। इधर ऊपर रेगिस्तान में सुली उस जानवर को लेकर सर्प कुल की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिससे सर्प कुल की सेना में भगदड़ मच जाती है। सुली उस जानवर की ठोकरों से उनके पूरे शहर को ध्वस्त करने पर तुला हुआ होता है, इसलिए हिसी और मोली उस जानवर को रोकने के लिए जाते हैं। वो दोनों हिसी के छोटे रेतीले जानवर पर सवार होकर उस विशाल जानवर की ओर बढ़ते हैं, पर उसके पास पहुंचने पर उसकी ठोकर से वो छोटा जानवर दूर गिरता है और हिसी और मोली उस बड़े जानवर के पीठ पर आ जाते हैं, जहां उनकी सुली के आदमियों से लड़ाई शुरू हो जाती है। मोली बड़ी फुर्ती से एक एक करके सुली के सुरक्षा में लगे आदमियों को मार डालता है। ये देखकर सुली जानवर की लगाम छोड़कर अब खुद उससे लड़ने आ जाता है। तो अब उस जानवर के पीठ पर सुली और मोली के बीच लड़ाई के दौरान हिसी नीचे गिरने लगती है। उसको नीचे गिरने से बचाने की कोशिश में लगे मोली को सुली हथियार लेकर मारने आगे बढ़ता है, पर मोली हिसी को जानवर की पीठ पर उछाल देता है और हिसी द्वारा फेंके गए हथियार को सुली के पेट में घुसाकर उसे मार डालता है। फिर हिसी अपनी शक्ति से उस जानवर को शांत कर देती है। ये देखकर सिबू फिर से उत्तेजित करने वाली गोलियां उस जानवर के नाक के पास फोड़ देता है, जिससे वो जानवर फिर से उत्तेजित होकर सबको रौंदता हुआ पवित्र शहर की ओर बढ़ने लगता है और वहां फिर से अफरा तफरी मच जाती है। उस जानवर को रोकना अब असंभव लग रहा था और सैनिकों के तीरों और भालों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इधर नीचे तहखाने की रक्षा कर रहे 3 मुंह वाले नागों को शाओयान आदेश देता है कि मैंने अग्नि कमल की शक्ति धारण की है, इसलिए तुम्हें मेरा आदेश मानकर हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। उधर ऊपर की ओर उस जानवर को न रुकता देखकर मोली जब उस पर भाले से प्रहार करता है तो वो मोली की ओर बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो मोली को रौंद पाता, शाओयान नीचे से अपनी शक्ति से उस जानवर को उछाल देता है। फिर वो अपने पंख से उड़कर उसकी पीठ पर जाता है और अपनी तलवार की शक्ति से उस पर ताबड़तोड़ वार करता जाता है। पर जब इस पर भी वो जानवर काबू में नहीं आता तो उसके दोनों भाई भी अपनी शक्तियों से उसे काबू करने में लग जाते हैं। अब इन सबको भी कमजोर पड़ता देख सर्प कुल और इंसानी सैनिक सब मिलकर अपनी शक्ति लगाकर उस जीव को काबू में करने की कोशिश करते हैं। नीचे हिसी भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको शांत करने में लगी हुई होती है। आखिरकार सबकी मिलीजुली कोशिश रंग लाती है और वह जानवर शांत हो जाता है। इसके बाद इंसानों और सर्प कुल के लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो लोग साथ में जश्न मनाते हैं। इस तरह ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है, पर सिब्बू अभी शांत नहीं बैठेगा। मोली भी शाओयान से बदला लेगा और शाओयान निनी और अपनी माँ के कातिलों से। दोस्तों, फिल्म का तीसरा पार्ट अभी रिलीज होना बाकी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।